नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो पिछले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव के वक्त लगातार गरमाया हुआ था, वो मुद्दा अब एक बार ठंडे बस्ते में जाता हुआ जो दिख रहा था, एक बार फिर से गरमाता जा रहा है। कल यानी 12 जनवरी को विवेकानंद का जन्मदिवस है और उस जन्म दिवस के मौके पर एक बड़ा आयोजन पुरानी पेंशन को लेकर के सरकारी कर्मचारी करने जा रहे हैं। युवा दिवस के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम। सवाल यह है कि विवेकानंद के जन्मदिन के मुद्दे पर यदि इस देश के लोगों को पेंशन के लिए लड़ना पड़े, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए लड़ना पड़े, तो निश्चित तौर पर यह एक बेहद शर्मनाक स्थिति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के साथ संविधान लागू करने वाले देश में निश्चित तौर पर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ओपीएस की जगह जो एनपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह जो न्यू पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से भारत सरकार ने और फिर उसकी देखा देखी कई राज्यों ने लागू की, उससे इस देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा कवर टूटता हुआ प्रतीत हो रहा है। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, शुरू में लंबे लंबे फायदे बताए गए, लेकिन अब उन फायदों की हकीकत यह है कि कहीं किसी को 50 रुपए पेंशन मिल रही है तो कहीं किसी को 1,1200 रुपए पेंशन एनपीएस के तहत मिल रही है। सबसे पहले हम आपको संक्षेप में बता दें कि ओपीएस वर्सेस एनपीएस है क्या। ओल्ड पेंशन स्कीम दरअसल पुरानी सरकारी कर्मचारियों की वो पेंशन व्यवस्था थी जिस पेंशन व्यवस्था में सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी पूरी करने के बाद जो अंतिम महीने की सैलरी यानी वेतन जो आखिरी महीने का उसे मिलता था, उसके आधे से उसकी पेंशन रिटायरमेंट के बाद शुरू होती थी और फिर वो उत्तरोत्तर रूप से वेतन की तरह ही बढ़ती थी। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी यदि 50,000 रुपए मासिक पर रिटायर हुआ, उस वक्त उसका वेतन 50,000 रुपए था, तो 25,000 रुपए के करीब उसका पेंशन बनेगा, स्टार्टिंग पेंशन। फिर वो धीरे धीरे वेतन की भांति बढ़ेगी। नई पेंशन स्कीम जो उसकी जगह लाई गई, वो एक विचित्र व्यवस्था है। पुरानी पेंशन स्कीम वाले सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा थी, जनरल प्रोविडेंट फंड की। उसमें वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कटाते थे जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक मुश्त मिलता था। लेकिन नई पेंशन स्कीम के साथ जो पैसा जीपीएस में कटता था, लगभग उतना ही अमाउंट सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी से एनपीएस के लिए कटवाना पड़ता है। जीपीएस कहां गया किसी को नहीं पता, लेकिन पेंशन के लिए कटवाना पड़ता है एनपीएस स्कीम के तहत। और लगभग उतना ही या उससे थोड़ा सा ज्यादा यदि सरकारी कर्मचारी 10% राशि का अंशदान करते हैं तो सरकार अपनी तरफ से 13 या 14% राशि का अंशदान करती है। और जो टोटल लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के वक्त तक बनता है उसका 60% एक मुश्त दे दिया जाता है और 40% राशि का ब्याज जीवन पर्यंत उस सरकारी कर्मचारी को मिलता है। और 40% राशि यदि उस सरकारी कर्मचारी का देहावसान हो जाए, उसकी पत्नी का देहावसान हो जाए, फिर उसके बाद वो पैसा किसी का नहीं, वो पैसा सरकार के पास चला गया। और वो 40% पैसा भी क्या शेयर मार्केट में लगा दिया गया? कहां चला गया? जमीन खा गई या आसमान लील गया? क्योंकि कभी किसी को 2,000 पेंशन आती है तो कभी किसी को 50 रुपए से पेंशन फिक्स होती है, 500 रुपए से होती है। क्या मसला है ये? इसी मुद्दे पर पेंशन को लेकर लड़ रहे सरकारी कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के साथ हम इनकी आगे की कार्य योजना के बारे में और सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विजय कुमार बंधु जी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने संक्षेप में जो ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस का फर्क बताया है, मुझे लगता है कि हालांकि आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप खुद सिस्टम का हिस्सा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, शायद मुझे लगता है कि मैंने ठीक बताया है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे पहला सवाल लेने के पहले मैं ये बता दूं कि जो सांसद, भाजपा सांसद मोदी जी विरोध कर रहे हैं, सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी की सरकार पेंशन दे नहीं रही है। सुशील मोदी संसद में कहते हैं कि इससे 3 लाख करोड़ से ज्यादा का 3,86,000 करोड़ रुपए के करीब का उनकी उन्होंने रकम बताई थी कि इसका देश के खजाने पर बोझ बढ़ेगा ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने से। लेकिन जहां करोड़ों रुपए, कई लाख करोड़ रुपए बैंकों के राइट ऑफ किए जाते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के माफ किए जाते हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं देता। आश्चर्यजनक बात यह है कि सुशील कुमार मोदी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदन के सदस्य रहे हैं और जब वो रिटायर होंगे, यदि मार्च में ही रिटायर हो रहे हैं, से पेंशन के अधिकारी होंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, हम तो पेंशन लेंगे, सरकारी कर्मचारियों का विरोध करेंगे। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले मैं 11 साल से इस आंदोलन को लेकर पूरे देश के अंदर लड़ रहा हूं और अभी भी कल मेरा कार्यक्रम
युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद के कर्मभूमि जन्मभूमि कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। युवा दिवस पर वहाँ बहुत सारे सेंट्रल एम्प्लॉय जो है रेलवे के हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हैं, वो सारे लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम है और वहीं से नए साल की शुरुआत भी हो रही युवा दिवस पर। मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आज के दौर की जो पत्रकारिता है वो निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में जब भी लिखा जाएगा, आने वाले टाइम में जब इसको पीढ़ियां पढ़ेंगी तो सोचेंगी कि हमारी पत्रकारिता क्या हुआ था। लेकिन आप जैसे कुछ लोग जो इस दौर में भी अपनी भूमिका को, जो पत्रकारिता की भूमिका उसको निभा रहे हैं, और मैं अभिषेक जी को स्पेशली आपको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि जिस दौर में इस आंदोलन को हम लेके चल रहे थे, आपने हमेशा उसको पैरोकारी करते हुए, वकालत करते हुए इस मुद्दे को आपने उठाया रखा। मैं अपने साथियों से भी अपील करूंगा कि जो लोग आपकी बात उठा रहे हैं उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक वो बात पहुंचाएं, जिससे उनका भी हौसला उड़े और हमारे मुद्दे को भी ताकत मिले। ये मैं कहना चाहता हूँ और नव वर्ष की शुभकामनाएं। अब आपके सवाल जो आए हैं मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो पुरानी पेंशन कोई खैरात नहीं है, संवैधानिक हक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान में लिख करके दिया है बात, और हम संवैधानिक हक मांग रहे हैं। जो लोग इसको ना कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य आपने भी चर्चा किया कि जो लोग खुद ले रहे हैं वो दूसरों को कैसे मना करेंगे। ये नैतिकता भी नहीं कहती है, ये संवैधानिक तरीका भी नहीं है कि आप 3-3 4-4 लो और एक के लिए आप दूसरे को मना करो। दूसरा है जो सवाल आता है कि पुरानी पेंशन से ये हो जाएगा, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी साथ कहना चाहता हूँ, सरकारें जिस चीज में मन लगा दें वहां पैसा बरसता है। जहां पर मन लगा दें, उनकी इच्छा क्या है, उनकी नीयत क्या है, मामला ये है। सवाल पैसे का नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी इस बात करता हूँ, इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके एक नहीं हजारों नजारे हम दिखा सकते, हजारों उदाहरण बता सकते हैं। अभी बहुत जल्दी एक स्टेशन पर आया था विज्ञापन के लिए, किसी ने आरटीआई से मांगा, एक स्टेशन पर सिर्फ एक विज्ञापन, 2 विज्ञापन, 3 विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं। तो देश के लिए जिन स्टेशन को चलाने को, जिस स्टेशन को साफ करने को, जिस स्टेशन की व्यवस्था को संचालित करने की स्टेशन मास्टर है, जिस व्यवस्था को चलाने के लिए टीटी है, क्या उसको हम पेंशन जैसी चीज नहीं दे सकते और विज्ञापनों को पैसा हजारों करोड़ उड़ाएंगे? ये किसी तरह से अच्छी बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि पब्लिक सब देख रही है, जान रही है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कितना गलत बोल रहे हैं। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये संशोधन की बात लगातार हो रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता रहा हूँ, देश का नौजवान जो एनपीएस में पीड़ित है वो संशोधन नहीं चाहता, वो हूबहू पुरानी पेंशन चाहता है। और आपके जितने तर्क हैं वो सब झूठे हैं, वो सब छलावा है। और अगर इतना है, मैं पूरा चुनौती देना चाहता हूं, तो आप हमें कुछ कहने पहले आप अपने से उसको विड्रा करिए, अपने से आप बात करिए, उसके बाद फिर हमसे कोई बात करिए, तो हम उस पर कुछ विचार करने की स्थिति में आ सकते हैं। अन्यथा आप सिर्फ देश को और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। विजय बंधु जी, अभी तक जो आंकड़े मोटा मोटी उपलब्ध हैं, क्या उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में सरकारी कर्मचारी एनपीएस में रजिस्टर्ड है, यानी न्यू पेंशन स्कीम में। वो ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है, एक राज्य में, बड़े बड़े राज्यों में 20-20 लाख से ऊपर है। उनके परिवारीजनों को जोड़े तो 1 करोड़ के करीब एक वोट बैंक बनता है। लेकिन बड़ी अजीब सी चीज हमें देखने को मिल रही है कि सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन के मुद्दे की को प्राथमिकता में रखते हुए वोट कर रहा है, और उसके घर के लोग, उसकी पत्नी या उसकी पति या उसके बच्चे, ये सब कहीं हिंदू बचा रहे हैं तो कहीं इस्लाम खतरे में किसी को नजर आ रहा है। ये क्या है? मतलब आपके मुद्दे के साथ आपके घर वालों की भी सिंपैथी नहीं है। जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो खुद इस नौकरी में आना चाहते हैं, उन्हें भी पेंशन चाहिए, वो भी अपनी रोजगार और पेंशन को छोड़ करके अलग अलग मुद्दों पर इधर उधर भाग रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपका मुद्दा इससे कमजोर हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं अपना थोड़ा सा अलग इस पर नजरिए रखता हूं, क्योंकि अभी चाहे विधानसभा चुनाव, आप लेटेस्ट की बात कर ले, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लोगों ने उठा दिया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और दुर्भाग्य सत्तारूढ़ दल ने कह दिया और विपक्ष उसको मान लिया। ये बात सच है, उन्होंने मान लिया, जबकि मुद्दा जीता है। मैं बहुत आंकड़े के साथ बात करना चाहता हूं, और हमारे आंकड़े नहीं, निर्वाचन आयोग के आंकड़े, 230 सीटों में 199 सीटों पर वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। 199 राजस्थान में 174 सीटों पे जीते हैं, तो मुद्दा हमारा जीता है। अब पार्टी हार गई, पार्टी के नेता हार गए, वो अपना समीक्षा करें। मुद्दा हमारा जीता है,
और हमारा मुद्दा सब मुद्दा नहीं है कि सारा सर्वोच्च मुद्दा मेरा ही है। मैं कहता हूं तमाम मुद्दों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस पर हमारे कर्मचारी साथियों ने अपनी ताकत दिखाई है। हाँ, ये बात सही है कि जिस लेवल तक चुनाव के गुणागणित को बदलना होता है उस लेवल तक कर्मचारियों की संख्या न्यून होती है, कम होती है। अब उसी को लेकर के आगे आने वाले टाइम में हम जो आपने बात कहा कि हम इसको कर्मचारी के दायरे से बाहर निकाल करके नए साल में इसको हम उस दिशा में ले जाएंगे जिसमें हमारे जो परिवार के लोग भी हैं, हमारे जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, नौजवान हैं जो नौकरियों की तैयारी कर, उनको इस बात को समझाएं कि सवाल सिर्फ पुरानी पेंशन का हमारा अकेले नहीं है, हमारे से जुड़े 5 लोग परिवार है उनका है, हमारे जुड़े हुए संबंधित लोग हैं उनका भी है, जो लोग नौकरियों में आना चाहते हैं उनका भी है। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूं ये लड़ाई हमारी अकेले नहीं है, ये लड़ाई हम पीढ़ियों की लड़ रहे हैं। क्यों? और जो लोग पेंशन के दायरे में आते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप आ गए, आपका बेटी बेटा इस बाहर व्यवस्था में जा रहा है, ये लड़ाई सर्वज्ञ की है और सबको लड़ना चाहिए। और यही अपील के साथ, इसी इरादे के साथ नए साल की हम शुरुआत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये आंदोलन और व्यापक होगा। किसी को लगता हो कि आंदोलन कम हो गया, किसी को लगता हो ये आंदोलन कोई मतलब नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये आजादी की लड़ाई में भी कई साल लगे थे। आज हमारे को इस 11 साल आंदोलन में है। आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक एनएमओपीएस अपना एक संगठन खड़ा कर लिया। एनएमओपीएस ने इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाया है। हम अभी शैशवावस्था में हैं। हमारा अब शुरू होगा युवावस्था और कल से युवा दिवस है, युवावस्था की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और लड़ाई हम जीतेंगे। आप कल्पना करिए, लोग कहते थे, और जो लोग खुद आंदोलन से आए हैं, जो लोग खुद आंदोलन से आए हैं वो कहते हैं कि आंदोलन नहीं। अरे क्यों नहीं भाई, हम अपना मुद्दा क्यों छोड़ देंगे, हम अपना हक क्यों छोड़ देंगे? अगर लोग कहीं लोअर कोर्ट में डालते हैं, लोअर कोर्ट उनके खिलाफ देते तो आदमी हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो अंतिम क्षण तक जाता है लड़ने को। तो ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी हर लेवल पर, हर एंगल पर, और हमें पूरा विश्वास है हम एक दिन जीतेंगे। आपको विश्वास है कि आप एक दिन जीतेंगे, लेकिन क्या लगता है कि जो विपक्ष का इंडिया अलायंस बना है, क्या ये अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, क्या इस तरह की बातें करेगा जिस प्रकार की बातें सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस ने की थी? इस तरह का की उम्मीद आपको है? जी, बहुत सही सवाल उठाया। और ये सवाल मैं आपको कहता हूं, जिस दौर में हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रचंड सरकार की तानाशाही है और विपक्ष का नकारापन है। मैं बहुत तेजी से, बहुत ही जिम्मेदारी से इसको स्वीकार करता हूं। आप कल्पना करें, इतना बड़ा मुद्दा, 1 अक्टूबर की इतनी बड़ी रैली, उसके बाद विपक्ष को यह समझ नहीं आ रहा कि हम मुद्दा क्या उठाएं। अरे आपके पास इतना बड़ा मुद्दा, पुरानी पेंशन का, सामाजिक सुरक्षा जुड़ा हुआ है लाखों परिवारों, करोड़ों परिवारों से, निजीकरण का इतना बड़ा सवाल है। और आपको मैं बता रहा हूं, अगर विपक्ष की बुद्धिमानता है तो अपने घोषणा पत्र में उसको रखना चाहिए और मजबूती से कहना चाहिए। सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, आपको मजबूती से उसके तर्क, उसको आप अपने आंकड़ों के साथ उसके सामने लाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ये मुद्दा मैं क्यों रखा हूं, क्यों जरूरी है, ये बात भी कहनी पड़ेगी। और विपक्ष कहीं न कहीं इसमें चूका है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। राजस्थान के चुनाव में अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम की व्यवस्था आप लोगों के लिए लागू कर दी। नई सरकार आई है, पता नहीं बहाल रखेगी या वापस एनपीएस पे चली जाएगी, कोई नहीं जानता। लेकिन राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे के बावजूद बड़ी हार हुई। मध्य प्रदेश में यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ ने बिल्कुल यही बात कही थी कि पहली कैबिनेट मीटिंग में, वहां भी बड़ी हार हुई। छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस लागू करने के बावजूद भूपेश बघेल की बड़ी हार हुई। क्या आपको लगता है इसने ओपीएस विरोधी ताकतों को, और सीधे सीधे कहे तो क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने ओल्ड पेंशन स्कीम उनकी सरकार ने खत्म की थी, तो बीजेपी के लिए जो इमोशनल इशू की तरह से बनता जा रहा है कि हम ओपीएस नहीं लाएंगे, एनपीएस ही बरकरार रखेंगे, क्योंकि अटल जी ने ही ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम हटाई थी। क्या लगता है आपको, आपके मुद्दे को इन 3 राज्यों के चुनाव से जो धक्का लगा है, लोकसभा चुनाव तक आपका संगठन और देश भर के सरकारी कर्मचारी पूरी एक नई ऊर्जा के साथ क्या आप जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हार हुई है ना, जिनकी हार हुई है वो सोचे अगर ये मुद्दा ना होता तो वो कहां होते। मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप कल्पना करें कि अगर ये मुद्दा ना होता और कर्मचारियों ने उतनी ताकत के साथ अपनी चीजों को ना दिखाया होता तो आज जहां खड़े उससे भी पीछे होते। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्दे ने अपना काम किया है। अब जीतने हारने के तमाम सारे फैक्टर होते हैं, उन फैक्टरों को आप देखिए। और इसके आंकड़े हम नहीं बता रहे हैं, ये निर्वाचन आयोग बताता है, उसको लोग स्वीकार करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने मुद्दे के वजह से इतनी सीटों पर आप आए,
लेकिन उस मुद्दों को लिए जिस ताकत से आपको बढ़ना चाहिए, मैं बता रहा हूं, एक दो नेताओं को छोड़ करके एक टॉप टू बॉटम विपक्ष के नेताओं के वो स्थिति थी कि उनको कहना पड़ता था कि आप इस रैली में, आप सभा में बोल दीजिए। इस स्थिति पे आप किसी मुद्दे को लेकर कैसे आप चीजों को आगे बढ़ा पाए? फिर भी अगर इसको आप हटा दीजिए तो आप हो सकता है और जहां थे वहां से आधे आ जाते, ऐसा भी तो आप सोच सकते हैं। दूसरा है कि 2024 का जो चुनाव है, निश्चित रूप से मुद्दा आज भी कर्मचारियों के बीच में तैर रहा है। लगातार संवाद हमारा चल रहा है, लगातार टीम हमारी काम कर रही है और अभी बहुत ही जल्दी ही कुछ और निर्णायक मोड़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अपनी बात हम कहेंगे। हमारा पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है हमारे हक से। वो कांग्रेस दे, वो सपा दे, वो बसपा दे, वो उनसे उससे लेना देना नहीं। आपने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आ गई और पेंशन बहाल, जो बहाल हुई है पुरानी पेंशन, उसको खत्म करती है पुनः, तो मैं आपसे कह रहा हूं बहुत तेज आंदोलन होगा, क्योंकि जिस समय खत्म की गई थी हमारी संख्या नहीं थी। आज अगर वहां प्राप्त होने के बाद अगर खत्म किया जाता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, तीखा भी किया जाएगा, हटने नहीं दिया जाएगा। तब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव है। अगर पेंशन की स्कीम को, ओपीएस को इन दोनों राज्यों में, राजस्थान छत्तीसगढ़ में खत्म ही करना होगा तो 4 महीने पहले ही 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव है ना, तो लोकसभा चुनाव के बाद वो खत्म कर सकते हैं, पहले ना करके। क्योंकि पहले क्यों नाराजगी मोल ली जाए किसी सेक्शन की? राजनीतिक दलों का काम करने का तरीका आपको पता है कि पेट्रोलियम प्राइस कैसे घटती बढ़ती है। जी जी बिल्कुल, आपने जो कहा यह शंका है और ऐसी सोचा भी जा सकता है। और राजनीतिक निश्चित रूप से हमसे ज्यादा सोचते हैं, हमसे ज्यादा उनके अंदर कुटिलता भी कई गुना ज्यादा होती है। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, अपनी बात कहना जानते हैं, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तो 24 ही सामने है और 24 में ही पूरे देश का कर्मचारी अपने मुद्दे के साथ इकट्ठा है, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो। और हमने अभी आपसे एक लाइन बोली है कि हम कर्मचारी से इतर जाकर के जन संवाद का क्रम 12 तारीख से शुरू होने जा रहा है और ये जन संवाद के अंतर्गत हम इसको व्यापक करेंगे, कर्मचारी दायरे से बाहर निकाल करके और लोगों को इसको जोड़ेंगे, इसके मुद्दे को समझाएंगे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे 3-4 अग्निवीरों का केस हो गया। मैं कल्पना करें आप, ये घटना अचानक क्यों हो जा रही है कि अभी अभी वो नौकरी में लड़का आया, किसी वजह से उसको जान गई, क्या कारण है ये जानना तो जरूरी है। और अभी एक आंकड़ा आया था, अर्धसैनिक बलों में बहुत सारे लोगों ने पिछले 5-7 साल के अंदर नौकरियां छोड़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने की है। ये चाहे सत्ता और विपक्ष दोनों को समझने की जरूरत है। और देश का अर्धसैनिक बल नौकरी छोड़ रहा है, जिस दौर में नौकरियां मिलना मुश्किल है उस दौर में छोड़ा, कोई साधारण बात नहीं है। और दूसरी बात, जो आत्महत्याएं बढ़ी हैं, आपको मैं बता दूं, उसमें मैं नहीं जानता हूं, मैं वो नहीं जानता हूं, लेकिन एक बड़ा रीजन आदमी की सुरक्षा भावना भी है कि हम असुरक्षित हैं, हम आगे जाके क्या करेंगे, 500-700 रुपए में हम अपने परिवार को कैसे पालेंगे। ये भी आत्महत्या के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। और इस पर सरकार को, विपक्ष को, दोनों को मंथन करना चाहिए कि जो इसके दम पर हम सुरक्षित हैं, वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि पुरानी पेंशन वहां खत्म कर दी गई। पुरानी पेंशन की बात आपने कहा कि खत्म करने की वजह से सामाजिक असुरक्षा की भावना विकसित हुई है। कई लोग मानते हैं कि ओल्ड एज होम की संख्या में भी आने वाले वक्त में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन आखिरी सवाल जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि तकरीबन 1 करोड़ कर्मचारियों का बोझ आपका संगठन उठाकर चल रहा है। लोकसभा चुनाव सामने है। पिछली बार जीतने वाली पार्टी को इस देश में 22 करोड़ वोट मिले थे। 22 करोड़ वोटों में 1 करोड़ वोट बहुत बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या नहीं होती, ये ध्यान रखिए। 1 करोड़ आपके कर्मचारी हैं और 1 करोड़ कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों को जोड़े तो 5 करोड़ वोट है, बहुत बड़ी संख्या होती है। क्या लगता है आपको कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा अपनी मंजिल तक आपका संगठन इस चुनाव में राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर नई राजनीतिक परिस्थितियों में राममय बनाई जा रही कोशिशों में, राम मंदिर के सहारे पेंशन से अग्निवीर और किसानों की एमएसपी गारंटी, बेरोजगारी, सबको दरकिनार करके राममय बनाने के माहौल में आपका पेंशन का मुद्दा, आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारियों का यह मुद्दा सरकार के गले की फांस बनेगा? जी, मैं कहता हूं कि मंदिर भी तभी चलेंगे जब हमारे जेब में पेंशन होगी, क्योंकि पेंशन होगी तभी हम फल ले पाएंगे, फूल ले पाएंगे, प्रसाद ले पाएंगे और चढ़ा पाएंगे। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जब सबल होंगे, हम जब सक्षम होंगे, तभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होते हैं। और हमको इस बात को भी ध्यान रखना है। और हम लोग
इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी वजह है, मैं बात रहा हूं जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो लोग पेंशन भोगी हैं, आप देखिए वो यात्राओं पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तमाम धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, तमाम ऐतिहासिक यात्राओं पे जाते हैं, किसके दम पे जाते हैं? उसी पुरानी पेंशन के दम। तो वो तो एक प्रकार से इस देश की इकोनॉमी को बहुत तगड़ा और मजबूत करते हैं। अगर वो सक्षम ना हो तो क्या वो देशाटन पे जा सकते हैं? क्या वो धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं? क्या वो ऐतिहासिक यात्राओं पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। हम तो कहते हैं जब पेंशन हमारी जेब में होगी तभी ये सारी अरे चीजें नहीं चलेंगी। जाएंगे विजय बंधु जी, नहीं जाएंगे मंदिर में घंटा बजाने अयोध्या नहीं जाएंगे। पेंशन नहीं मिलेगा तो घर घर में घंटा तो बजाएंगे ना, सरकार को तो घंटा हाँ, बजवाने से मतलब है। नहीं, घंटा घंटा भी तभी बजेगा जब हमारे हाथ में ताकत होगी, जब हमें भोजन और हाँ। रोटी मिलेगा, तब हम बजाएंगे। घर में बजाएं या बाहर बजाएं। तो मेरा ये कहना है कि जब हम अपने नागरिक को एक सबल और संबल पूर्वक हम उसको आत्मनिर्भर बना पाते हैं, तभी चीजें आगे बढ़ पाती हैं। और मेरा सरकार से पुनः निवेदन है आपके माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने तमाम सारे निर्णय लिए हैं, एक निर्णय युवाओं के हक में लीजिए, एक निर्णय इस देश के अर्धसैनिक बलों के हक में लीजिए, एक निर्णय आप उन जो वृद्ध लोग हैं उनके बारे में सोचिए कि अगर उन्हें एक अच्छी सामाजिक सुरक्षा मिल रही है तो आप उसे असुरक्षित क्यों कर रहे हैं? ये आपके माध्यम से उनसे सवाल है मेरा। जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और नई दिल्ली लोकसभा सीट जिसे मैं जानता हूं मोटे तौर पर, क्योंकि उस नई दिल्ली लोकसभा सीट पर सरकारी कर्मचारियों का ही बहुमत है। और सरकारी कर्मचारी इस चुनाव में नई दिल्ली जैसी अलग अलग राज्यों की राजधानियों में, मसलन उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे कार्यालय इलाहाबाद में है, प्रयागराज में जिसे आप कहते हैं, प्रयागराज में है, लखनऊ में है। सरकारी कर्मचारियों से का जो शहर मोटे तौर पर माना जाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी को सरकारी कर्मचारियों का ये मध्य वर्ग और कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों का वर्ग, किसानों का वर्ग, अग्निवीर का वर्ग, और ये पूरा जो 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी इस देश में एनपीएस के दायरे में दिख रहे हैं, ये आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भले ही बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली हो, लेकिन ये मुद्दा चूंकि 2 राज्यों में वो पेंशन दे चुके थे और अब हो सकता है कि पेंशन पहले दे दी थी, इस वजह से अब विजय बंधु जी के साथी कांग्रेस पार्टी के साथ ना खड़े हुए हो। लेकिन चुनाव में जब वादा करके अगर कोई आएगा, जैसे सुक्खू आए तो सुक्खू को मदद मिली, पहले ही अशोक गहलोत ने दे दिया, तो शायद इस वजह से लोग अपने एजेंडे पे चले गए कि अब पेंशन तो मिल गया, चलो अब राम नाम के गुण गाओ राम मंदिर पर, बीजेपी के साथ चले गए। हो सकता है कि मैनिफेस्टो में सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरह पेंशन लाने की बात करके विपक्ष को सरकारी कर्मचारियों का पूरा वोट एक तरफा मिले। वोट किसे मिले मुद्दा वो नहीं है, बल्कि पेंशन कौन लागू करे और पेंशन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कैसे मिले, ओपीएस पर सरकार वापस कैसे लौटे, ये मुद्दा विजय बंधु और सरकारी कर्मचारियों के संगठन अटेवा और अलग अलग नामों से जो संगठन है उनका है। अब ये अटेवा कितना काम करेगा और दूसरे पेंशन के लिए चाहे रेलवे कर्मचारियों का संगठन हो जो क्रमिक हड़ताल कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ तक, वो कितना काम करेगा, दबाव समूह ये कितना बड़ा है, इसके प्रदर्शन को, जो ओल्ड पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन होता है, रामलीला मैदान भर जाता है। मैंने खुद वो प्रदर्शन देखा, अन्ना हजारे के आंदोलन में भी सरकारी कर्मचारियों, उतनी बड़ी भीड़ रामलीला मैदान में नहीं थी जितनी ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर रामलीला मैदान में भीड़ अक्टूबर के महीने में जुटी थी। तो सवाल यही है कि आखिर इस मुद्दे की अनदेखी कब तक होगी और क्यों राजनीतिक दल अनदेखी करेंगे। इसी मुद्दे के साथ विजय बंधु को, इनके अभियान को मैं उनकी शुभकामना के लिए शुभकामना ही देता हूं कि इनका अभियान सफल हो, सामाजिक सुरक्षा मिले। लेकिन मूलभूत सवाल यही अंत में यही छोड़ के जा रहा हूं कि आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर मौजूदा सरकार का रुख इतना अडिग क्यों है, इस सरकार ने पूरी तरह से इस मामले की अनदेखी करने का मन क्यों बना रखा है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा, विजय बंधु जी और संगठन के तमाम लोग हमारे साथ आते रहेंगे और इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। विजय बंधु जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।